अब आप स्टार्ट अब कीजिए। रिकॉर्डिंग होने लगी। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये व्हाट्सएप मेरे सामने है जिसमें काफी चीजें हैं, तो उसी में से अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला तो जो है वो वैसे तो बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है और स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है, जो कि अपन को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। हाँ। रिवर्स नहीं हो सकता, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे एंजाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर है, आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन है, और वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़े, या डिप्रेशन है, ये चीजें रिवर्सेबल है, ठीक हो सकती हैं और काफी हद तक ठीक हो सकती हैं। तो इसीलिए इन्हीं चीजों के ऊपर अपन पहले बात करेंगे। अब सबसे पहला तो आता है एंजाइटी। एंजाइटी में बात ऐसी है कि जिन लोगों को बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, उन लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि सिम्टम वाइज जो मेडिसिन खानी पड़ती है उनको रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए। तो आगे जो मैं सिम्टम्स वाइज जो ट्रीटमेंट बताऊंगी, उनसे वो चीजें रिड्यूस होंगी। जैसे अपन जब एंजाइटी की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन आगे अपन कॉन्स्टिपेशन की बात करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनको, जैसे आपका ही बताया है कि कॉन्स्टिपेशन अमलतास लेने से ठीक हो जाता है। तो अमलतास अगर लेने लगेंगे तो अपन को क्रेमोफिन नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे ही आईबीएस, आईबीएस के लिए मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगी उससे एसिडिटी की मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। अब आईबीएस और एसिडिटी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ट्विस्टिंग इन इंटेस्टाइन है तो वो आईबीएस रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन में ट्विस्टिंग के बिना ही एसिडिटी है तो वो रिवर्सिबल है। तो वो एक्सरे में पता चलेगा कि इंटेस्टाइन की कंडीशन क्या है। अगर वो इंटेस्टाइन की कंडीशन ठीक है तो अपन हमेशा एसिडिटी के लिए घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक साधनों पर निर्भर रहें, तो वो एंजाइटी में भी कमी लाएंगे। उसके बारे में मैं बताऊंगी। ऐसे ही स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती, तो अगर अपन नींद की गोलियां लेते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। इसीलिए नींद के लिए भी गोलियां नहीं लेना, उसका उपाय बताऊंगी। अब ऐसे ऐसे करके अपन, या कहीं पेन है तो पेन किलर नहीं लेना, या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए मेडिसिन पे नहीं जाना। बस मुद्दा ये है, ये एक कारण है एंजाइटी का, और उसको कम करने का ये एक उपाय है कि अपन छोटी मोटी चीजों के लिए मेडिसिन ना लें और घरेलू उपाय करें। तो उसी के लिए आज अपनी मीटिंग है भी, इसीलिए उसकी तो चिंता अभी नहीं करेंगे अपन। लेकिन दूसरा कारण एंजाइटी का जो है वो साइकोसोमेटिक है। जब अपने शरीर में कोई डिसफॉर्मेशन या डिसऑर्डर होता है तो कंटिन्यूअसली रिपीटेडली ये थॉट आता रहता है कि दिस इज नॉट वेल, हम बाकी लोगों जैसे नहीं रह पा रहे हैं। ये बेचैनी जो है, मतलब ये थॉट बेचैनी में बदल जाता है, वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। और वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ऐसे उसके लिए सभी जो आपको कभी भी योग क्लासेस या जो भी अटेंड की होंगी उनमें तो बहुत सारी चीजें बताई होंगी, पर मैं आपको पतंजलि योग सूत्र की एक चीज कोट करना चाहती हूँ, है ना। तो वो पतंजलि योग सूत्र में जैसे बताया गया है कि ततस्तत विपाकानुगुणानाम एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम। मतलब जैसे जैसे जिस जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति का उदय होता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के व्यवहार होने लगते हैं। तो जब अपन ये समझ जाते हैं, तो जैसे ही अपन को एंजाइटी होती है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर अभी एंजाइटी की प्रवृत्ति का उदय हो रहा है। अगर वो एक फिजिकल चीज, एक अलग मामला है।
हमारी एक मेंटल स्टेट है, उसको अपन को मैनेज करना है। तो जो फिजिकल स्टेट है उसको भूल के अभी हमारे अंदर एंजाइटी का उदय हो रहा है। जब हम बार बार ये विचार करेंगे तो हम अपने आप को अपनी मिरर इमेज देखने लगेंगे, अपने आप को अपने सामने खड़ा करके देखने लगेंगे, और फिर हम ऐसे सोचेंगे, अच्छा बेटा ये चल रहा है अभी, इसलिए तुम ऐसे कर रही हो। जब ये विचार अपने आप में आता है तो अपन एकदम हल्के हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं तो किसी ना किसी बीमारी को लेके आए हैं। मृत्यु लोक का मतलब ही है रोगों का स्थान। तो जो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से घूमते फिरते खाते पीते रहते हैं, उन लोगों को भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं। वो दिखाई नहीं देती, वो उनको महसूस होती हैं। और अगर उनको ढेर सारी बीमारियां नहीं भी हैं तो आगे आने वाले जीवन में कोई ना कोई बीमारी के शिकार उनको होना ही है, ये निश्चित है, क्योंकि वो मृत्यु लोक में है। बस फर्क ये पड़ता है कि एक मिनट, मैं फोन, हा चित्रा, मी एक कॉन्फरन्स याच्यामध्ये मीटिंग मध्ये है ना, मी कॉल करते मैं तुला। तो जब अपन ये महसूस करते हैं कि कोई ना कोई चीज तो अपने को फेस करनी ही है, तो हमने सोच लिया कि ये चीज हमारे पल्ले पड़ी है और ये चीज फेस करना है, इसलिए हमको ये मिला हुआ है। तो ये एंजाइटी दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। तो मन से और शरीर से दो दो रास्ते एंजाइटी दूर हो सकती है। शरीर का रास्ता मैंने बताया कि कम से कम मेडिसिन, और मन का रास्ता बताया इन दो चीजों पे ध्यान करके इसको इससे अपने जीवन को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये एंजाइटी को एक दूर करने का बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अब दूसरी चीज, अब जो फिजिकल छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर अपन आते हैं। फिजिकल छोटी छोटी चीजें क्या है? सबसे पहला तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन आप जैसे पेशेंट को तब होता है जब इंटेस्टाइन की पेरिस्टोलिसिस नहीं होता, सिकुड़ना और फैलना आंतों का, वो नहीं होता, तो फिर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा कारण कॉन्स्टिपेशन का ये होता है, पेरिस्टोलिसिस नहीं होने से ही जुड़ा हुआ है वो। पेरिस्टोलिसिस नहीं होने के कारण खाया हुआ अन्न आगे नहीं बढ़ता। तो सब लोगों की अलग अलग प्रकृति रहती है। और जैसे एलोपैथिक दवाओं में ये बताया जाता है कि हमको परगेटिव लेना है, तो परगेटिव एक चीज है, एक शब्द है, लेकिन आयुर्वेद में 6 तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेने से पाचन सुधरता है और आंतों में डिपॉजिट नहीं होता। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। ये सच है कि ज्यादातर लोगों को पेरिस्टोलिसिस नहीं होने के कारण मोशन नहीं होता, तो उन लोगों को अमलतास से फायदा होगा। लेकिन जो लोग बहुत ही दुबले हैं, जिनका वात एग्रवेट है, जो दुबले है इसका मतलब वात एग्रवेट है, मेरी एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेजूंगी, उस वेबसाइट को भी आप पढ़ना। उसमें वात पित्त कफ के का एक क्वेश्चनेयर भी है। वो क्वेश्चनेयर पढ़ के आप अपना समझ सकते हैं कि आप वातज हैं, पित्तज हैं या कफज हैं। तो जो लोग दुबले होते हैं, जो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी सोच के निर्णय ले लेते हैं, जो लोग स्थिर नहीं रहते, वो सब वातज रहते हैं। तो जो वातज रहते हैं उनको अमलतास पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को एक और चीज, जैसे पाचक चटनी नाम की एक चीज अपने यहाँ वेबसाइट पे उपलब्ध है। वो पाचक चटनी लेने से आपको खाए हुए अन्न का पाचन अच्छे से होने लगेगा और वो निकलने लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 टाइप के होते हैं चीजें, जो कि परगेटिव के बदले हम कह सकते हैं कि वो परगेटिव मतलब एक गुण हुआ। ऐसे आयुर्वेद में 6 गुण बताए,
तो 6 गुणों में एक गुण ऐसा है कि जो खाए हुए अन्न को धकेल के बाहर निकाल दे, वो वास्तव में परगेटिव के अर्थ में है। दूसरा ये है कि कोई भी अन्न उसको खाया है अपन ने तो उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ा दे और निकाल दे पेट में से। तो अरंडी का तेल ऐसा ही पदार्थ है जो कि खाए हुए अन्न को पचा के बाहर निकालता है। अगर आप में से कुछ को लगता है कि हमारे मोशन में से टुकड़े टुकड़े ही आ जाते हैं अन्न के, तो उन लोगों को अरंडी के तेल पे निर्भर रहना चाहिए। लेकिन अरंडी का तेल गर्म रहता है, इसलिए भरी गर्मी में या शरद ऋतु में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज है ऐसी जो कि अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करके कॉन्स्टिपेशन के नेचर को ठीक करती है या पाचन शक्ति को बढ़ा के कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। तो बरसात के मौसम में जब बहुत ज्यादा कमजोर रहती है हमारी पाचन शक्ति, हर किसी की रहती है, तो आप लोगों की और ज्यादा भी हो सकती है, तो ऐसी ऋतु में आपको हरड़ से बनी हुई एक पाचक चटनी, वो भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो मैंने अभी 3 चीजें बताई, एक अरंडी का तेल, एक वो अमलतास, और एक पाचक चटनी नींबू वाली। वो दूसरी पाचक चटनी है जो कि अमलता जो बहुत दुबले लोग हैं वो ना लेके वो नींबू वाली पाचक चटनी ले। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, मैडम मैडम ये अमलदस्त क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपको शायद से समझ में आएगा कि जो गर्मी के मौसम में एक बड़े सुंदर पीले गुच्छेदार फूल उगते हैं, वो, और उसमें ड्रमस्टिक जैसी डंडियां, पाइप जैसी वो फलियां लगती हैं, उन फलियों के अंदर का गूदा अमलतास होता है। जो बराबर है। हाँ, तो और ये उसके पैकेट, आपकी वेबसाइट हमें भेजना। वो मैं आपको भेज देती हूँ अभी ओके, उसका लिंक। थैंक तो यू। उस पे आप, शॉप है उसमें, उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ, पाचक चटनी नींबू वाली, पाचक चटनी हरड़ वाली, अरंडी का तेल, या अमलतास, ये सब आप ऑर्डर कर सकते हैं। ईसबगोल तो आपको बाजार में मिल जाएगा। वो ईसबगोल, बराबर। हाँ, ईसबगोल उन लोगों के लिए ठीक है जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिनको कभी कभी तो एकदम से बहुत ज्यादा मोशन होने लगता है, कभी तो मोशन ही नहीं होता। ऐसी प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको इसबगोल लेना ठीक है। इसबगोल से क्या होता है कि अगर आप सूखा इसबगोल ले लो तो बंधा हुआ मोशन होगा, कंट्रोल्ड होगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप पानी में बहुत कम, चौथाई चम्मच या आधा चम्मच इसबगोल लो, तो फिर आपको वो अच्छे से मोशन हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में, पतंजलि की भी दवाई की दुकान में मिल जाएगी आपको, उसका नाम नोट कर लीजिए, अभयारिष्ट, है ना। अभयारिष्ट एक ऐसी चीज है जो कि जिन लोगों को हार्ड स्टूल के कारण पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो गई है, तो पाइल्स में अगर ब्लीडिंग होती है या स्वेलिंग आ गई है और स्टूल पास नहीं हो रहा स्वेलिंग के कारण, तो आपको अभयारिष्ट ही लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो इसके लिए अपन ने, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, क्या क्या चीजें हैं। अमलतास, पाचक चटनी वात एक टाइप की है जिसमें हरड़ है, पाचक चटनी सादी वो नींबू वाली है, फिर इसबगोल, फिर अभयारिष्ट, फिर अरंडी का तेल। इतनी चीजें आपके लिए काम की हैं। आपको क्रेमोफिन नहीं लेना पड़ेगा, आपको कोई भी एलोपैथिक दवा उसके लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो इनमें से कोई चीज आप तय कर लेना। मैं अभी ये अगर नोट नहीं किया होगा तो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। अब दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज है अनिद्रा, है ना, नींद नहीं आना। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, आपने आपने किसी ने लिखा है कि सालों से ठीक से नींद नहीं आ रही। हाँ, अब मुझे 3 साल से हाँ, ठीक नहीं था। मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ अनिद्रा हम्म, ठीक करने का। 2 उपाय हैं। सबसे पहला, बल्कि 3 उपाय हैं।
तीसरा उपाय शायद सब लोग नहीं कर पाए, जिन लोगों को खड़े होना पॉसिबल नहीं है वो बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पहला उपाय तो ये है कि अपनी वेबसाइट पे ही एक जादू मिट्टी उपलब्ध है। हम लोग उसको जादू मिट्टी इसलिए कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वो मिट्टी, वो एक प्रोसेस करके बनाई गई मिट्टी है जिसमें कपूर, लोध्र, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, अर्जुन पाउडर, ऐसे कई चीजें मिला के वो बनाई गई है और उसको बिल्कुल माइक्रोफाइन पीस के छान के बनाया गया है। तो वो मिट्टी जब आप एलोवेरा के ताजे रस में मिला के या फिर पानी में मिला के 2 लोई बनाई है उसकी, और वो दोनों को एलोवेरा में बनाते हैं तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं आंखों पे, क्योंकि एलोवेरा जूस में बनाई हुई वो मिट्टी चिपकती भी नहीं है आंखों पे। लेकिन अगर सादे पानी में बनाते हैं तो आपको एक पतले कपड़े में उसको रखना है और वो उस कपड़े को आंखों पे रखना है। तो आप लेट जाइए और आंखों पे वो दोनों लोई रख लीजिए शवासन में लेट के, और फैन चलता है तो ऊपर से कोई मोटा कपड़ा ढक लीजिए, नहीं चलता तो ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसा रख के कोई तो भी मंत्र जाप करके आपको शवासन करना है, तो आपको फौरन नींद आ जाएगी और स्लीप की क्वालिटी भी बेटर रहेगी। और स्लीप की क्वालिटी बेटर रहेगी तो आगे चल के एंजाइटी भी कम होगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, जैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो एंजाइटी कम होगी, वात कम होगा तो एंजाइटी कम होगी। आपने अरंडी का तेल ले लिया, आपका वात मैनेज हो गया तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। मैडम जब नींद नहीं आती है तब एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो इसीलिए तो नींद का उपाय करने से एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। तो एक ये उपाय ये मिट्टी का हो गया। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो है गरम पैर स्नान। ये भरी गर्मी के मौसम में ये ठीक नहीं है, और शरद ऋतु में भी ये ठीक नहीं है। भरी गर्मी तो मई मतलब जून के आसपास रहती है, जो नौतपा रहता है तब। लेकिन शरद ऋतु जो है वो समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर, जो अक्टूबर हीट कहते हैं ना अपन, उमस वाली गर्मी, वो होती है शरद ऋतु। तो उन इन 2 ऋतुओं में गर्म ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन 2 ऋतुओं को छोड़ के बाकी 8 महीने ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। घर की सबसे बड़ी बाल्टी में गर्म पानी लीजिए अपना सहने योग्य, और उसमें पैर डुबाइए, और वैसे ही बैठे बैठे कोई मंत्र जाप कीजिए। और मंत्र जाप करते समय आंखें बंद रहें और ध्यान मंत्र पे ही रहे, मंत्र के उच्चारण पे। ऐसा आधा घंटा करना चाहिए। आधा घंटा भी करने में वो बार बार टाइम देखने की भी एंजाइटी ना रहे, इसलिए बाकायदा अलार्म लगा के आप ये काम कीजिए। जब अलार्म लगेगा तब फिर पैर पोंछ के तुरंत सो जाना है। तो ये आप जब करेंगे तो जैसे ही आप पैर पोंछ के सोएंगे आपको बेटर स्लीप क्वालिटी के साथ जल्दी नींद आएगी। तीसरा उपाय जो है वो आवर्तन ध्यान, मतलब साइक्लिक मेडिटेशन। साइक्लिक मेडिटेशन एक 35 मिनट की योग प्रैक्टिस है। वो योग प्रैक्टिस में 5 आसन है, रिलैक्सेशन पोस्चर मतलब, और 3 शवासन है। तो ये 5 आसन में से शायद ही एक आध आसन आप लोगों को बनेगा, बैठ के ही करना है। वो 5 आसन, वो जो आसन नहीं बनते उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, या जितना पॉसिबल है उतना ही कीजिए। उसमें से मतलब जो मैं आपको वेबसाइट पे उसका लिंक भेजूंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आसन जैसे करते बनता है वैसे करना है। जैसे कि अर्धकटी चक्रासन है, तो अर्धकटी चक्रासन में आप अगर बैठे हैं तो आप केवल हाथ कमर पे रख के ऐसे पीछे की तरफ ऐसे सिर झुका लीजिए जितना हो सकता है, वो अर्धकटी चक्रासन है। तो ऐसे पीछे झुका के आपको यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है अपना, जहां पे स्ट्रेचिंग हो रही है। ऐसे ही उसमें जो वेबसाइट में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और लिखा हुआ भी स्टेप्स हैं उसमें। तो वो सारा पढ़ के आपको पूरी 35 मिनट की योग प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगी। और वो अकार, उकार और मकार, मतलब ओंकार के 3 भाग, इनके साथ वो की जाती है। तो कब बोलना है, कब ऊ बोलना है, कब म बोलना है, बोलना है, ये सब उसमें बताया गया है।
और जो आसन आपको नहीं बनता उसमें से, जैसे उष्ट्रासन है, उष्ट्रासन नहीं बनेगा तो उष्ट्रासन की जगह अर्धपति चक्रासन ही दोबारा कर लीजिए। ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। अब जैसे तिर्यक ताड़ासन है तो ये ऐसे करके करना है, बैठे बैठे ये ऐसे कर लीजिए, दूसरी तरफ से ऐसे कर लीजिए, जो जितना पॉसिबल है। तो तो ये बैठने में कुछ स्पेशल होता है कि पालती मार के बैठना, या नहीं नहीं नहीं, कुछ भी वज्रासन नहीं, में कुर्सी पे बैठ के कर कुर्सी सकते, पे? नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के। हाँ, कोई हम्म, जरूरत नहीं है। और वज्रासन तो जरूरी नहीं है, या तो खड़े होके या तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, तो आप नहीं खड़े होते होता है, कुर्सी पे बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वज्रासन पालथी मार के तो बैठना ही नहीं है। तो वज्रासन में बैठ के शशांकासन है उसमें एक, तो वज्रासन में बैठ के शशांकासन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो केवल जैसे कुर्सी पे आप बैठे हैं, सामने एक स्टूल रखिए, उस पे हाथ टिका के ऐसे सिर झुका लीजिए, हो गया शशांकासन। ऐसे करके रास्ते निकाले जा सकते हैं आसनों के, क्योंकि वो रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, उसमें कोई ऐसी जबरदस्ती है शरीर को नहीं करना है। आसन भी रिलैक्सेशन है और शवासन भी रिलैक्सेशन है, तो जो 3 शवासन करने हैं उसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 35 मिनट की योग प्रैक्टिस करके भी आप स्लीप की क्वालिटी सुधार सकते हैं और जल्दी नींद आ भी सकती है। ये 3 उपाय हैं स्लीपलेसनेस के लिए। तो फिर से दोहरा देती हूँ, मिट्टी मिट्टी पट्टी आंखों पे रखना, गरम पैर स्नान और आवर्तन ध्यान। अच्छा, ये गर्म पानी में पैर डालने को डायबिटीज के लिए मना करते हैं। जिनको डायबिटीज होता है उनको गर्म पानी में पैर डालने को नहीं नहीं मना नहीं करते हैं। नहीं नहीं, डायबिटीज होता है उनको मना नहीं करते। डायबिटीज में पैरों से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होती है या वेरिकोज वेन्स होती है, उनको मना होता है। हर किसी को डायबिटीज में गर्म पैर स्नान मना नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, तो ठीक। इसीलिए कर सकते हैं, पैरों में अगर कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं डायबिटिक को तो वो कर सकता है। तो ये आपको तीनों स्लीपलेसनेस के लिए। अब अगली चीज है ना, और उसमें जादू मिट्टी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आवर्तन ध्यान की ऑडियो लिखी हुई सब जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उस 35 मिनट की योग प्रैक्टिस आप उस ऑडियो के साथ कर सकते हैं। अब तीसरी चीज है ना, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, आईबीएस। आईबीएस में क्या, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 बातें हो सकती हैं, या तो इंटेस्टाइनल डिफॉर्मेशन हो या तो केवल एसिडिटी हो। तो अगर केवल एसिडिटी होती है तो वो तो पूरी तरह रिवर्सेबल एक है ना। मिनट डॉक्टर, एक मिनट। हाँ एक्चुअली में अभी मीटिंग का टाइम 10 मिनट का बचा है, हाँ, तो फिर से रिजॉइन कंटिन्यू, कर लेंगे आप? हाँ हाँ कर लूंगी, है है ना। ना? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो एसिडिटी में क्या होता है कि यदि सिंपल एसिडिटी है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एसिड सिक्रीट हो रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं, और ये वाइस वर्सा है, एंजाइटी के कारण एसिडिटी होती है और एसिडिटी के कारण एंजाइटी होती है। तो अपन को एंजाइटी के दूसरे कारणों को हटाना है, ये तो सही बात है, लेकिन एसिडिटी अगर होती है, आपके गले में और लेफ्ट साइड में पेट में जलन होती है, या फिर पूरे शरीर में एसिडिटी जब ज्यादा हो जाती है तो पूरे शरीर में जॉइंट पेन होता है, या यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो भी पूरे शरीर में जॉइंट पेन होता है, वो उस पे मैं अभी आऊंगी। तो पहले तो ये एसिडिटी के कारण हाथ पैर में भी अनईजीनेस होती है क्या बहुत? बिल्कुल सिर दर्द और हाथ पैर में दर्द अनईजीनेस यानी एसिडिटी का कहीं एक जगह टिकते अनइजीनेस। ही नहीं है, बार बार झटके हाँ मारते हैं ऐसे टाइप? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है हाँ। ना। तो वो एसिडिटी अगर होती है तो आपको वेबसाइट पे चंदन शरबत है एक उपलब्ध। चंदन शरबत वैसे तो वेबसाइट पे बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी ले पाते हैं वेबसाइट पे, तो सिंपल जो चंदन की लकड़ी होती है उसको इतना घिसिए कि आपको, जैसे जो अपन भगवान को गंध लगाने के लिए जितना घिसते हैं ना चंदन को, उतना घिसिए और उसको पानी में मिला के सिप कर करके पीजिए। बूरा शक्कर थोड़ी सी डालना है तो डाल लीजिए, जिसको डायबिटीज नहीं है उनको। तो वो सिप कर करके आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट पीजिए।
तो ऐसे समझ लीजिए 1 लीटर पानी आप दिन भर में सिप कर करके पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज है खाने की, धान, ज्वार या मखाने या राजगिरे की लाई। ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करती है, मुरमुरे नहीं। लाई मतलब जो खुरदुरी होती है, धान को फोड़ के लाई बनती है, चावल को फोड़ के मुरमुरा बनता है ना। तो जो भी छिलकेदार अनाज होता है उसको फोड़ के जो बनाया जाता है वो लाई होती है। तो ऐसे ही जो ज्वार है उसको भी फोड़ के बनाएंगे तो ज्वार की लाई बनेगी, राजगिरे को फोड़ के बनाएंगे तो राजगिरे की लाई बनेगी। ये लाई अगर आप ऐसे ही खा लेते हैं तो वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करती है आपके एसिड को ब्लॉट करने के लिए, है ना। तो इसीलिए जब एसिडिटी होती है तो ये कहा जाता है कि भूखे नहीं रहना चाहिए। और भूखे नहीं रहना है इसलिए कोई बिस्किट खा लेता है, कोई एक आधी रोटी खा लेता है, कोई दूध पी लेता है। ये एसिडिटी को और बढ़ाती हैं चीजें। अगर ये एसिडिटी को बढ़ाएंगी तो अगली बार आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो आप ऐसा उपाय कीजिए ना जिससे वो एसिड सबसाइड हो। तो जब आप बार बार रिपीटेडली एसिडिटी को ठीक करने के लिए चंदन शरबत या लाई का उपयोग करेंगे तो आपके एसिड सीक्रेट होने की टेंडेंसी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये पूरी तरह रिवर्सिबल है। तो मेडिसिन से भी अगर एसिडिटी होती है तो आपको बस यही है कि नियमित रूप से आपको लाई खानी पड़ेगी और नियमित रूप से आपको चंदन शरबत लेना पड़ेगा। फिर दूसरा ये उपाय है कि आप रात के खाने की जगह दूध में लाई भिगो के भी खा सकते हैं, उससे मैडम ये बहुत फायदा होता है। वेबसाइट भेजना बोलना मत। हाँ, वेबसाइट वेबसाइट में अभी, हाँ ये मैं अभी डाल देती हूँ चैट में ही, ओके है ना। ये आया RASAHARA.com, ये rasaha.com, ये वेबसाइट मैंने डाल दिया लिंक इसका, है ना। ओके थैंक यू वेरी मच। तो ये एसिडिटी को ठीक करने का दो उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय ये है कि आप शहद जो है वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। तो जब भी आप शहद किसी रूप में लेंगे, ये भी दुबले लोगों को नहीं चलेगा क्योंकि शहद वजन भी कम करता है। इसीलिए शहद उन्हीं लोगों को लेना है जिनका एक्सेस वेट है। तो वो उसी समय 1 चम्मच शहद ले लें तो आपको तुरंत एसिडिटी में आराम मिल जाएगा। ऐसे ही केले के साथ शहद और काली मिर्च खाएंगे तो भी एसिडिटी में आराम मिलेगा। कोई भी ताजे फलों के रस, मीठे फलों के रस में शहद डाल के लेंगे तो भी आपको एसिडिटी में आराम मिलेगा। लेकिन केला रात को खा सकते हैं? केला खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। कफ अगर नहीं है तो केला खा सकते हैं। एसिडिटी के पेशेंट को नॉर्मली कफ नहीं होता है। तो केला शहद और काली मिर्च के साथ खाएंगे तो केले के बुरे प्रभाव आपको नहीं होंगे। तो ये सारे, और ऐसे ही उबली सब्जियों के सूप, है ना, वो आप रात के भोजन में अगर ज्यादातर उबली सब्जियों के सूप लेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। उसमें खटाई की जगह आप कोकम डालेंगे तो भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। कोकम मालूम है सबको, है ना। कोकम डालेंगे तो भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो ये कुछ खाने पीने के उपाय हैं एसिडिटी ठीक करने के। दूसरा एक है आहार नियम। आहार नियम मतलब ऐसा नियम जिसके कारण एसिडिटी ना हो, खान पान का ऐसा नियम। तो खान पान का ऐसा नियम ये है कि सुबह आप कोई फ्रूट, वेजिटेबल या हर्बल जूस लेते हैं, जैसे गिलोय एंटी एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप कोई हर्बल जूस लेते हैं शहद डाल के तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। भोजन आपको 10 से 12 के बीच में करना चाहिए। पहला, ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। सुबह फ्रूट जूस या हर्बल जूस या वेजिटेबल जूस या हरे पत्तेदार सब्जियों के जूस लेना चाहिए।
वो लेने के बाद आप जर्दालू, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, ये 4 और बादाम भी चलेगा, ये 5 चीजें आप ऐसी हैं जो कि आपकी एसिडिटी को नहीं बढ़ने देंगी। नाश्ते के रूप में आपको, या फिर लाई जैसे मैंने बताया वो, तो ये चीजें अगर आप खाएंगे, पिंड खजूर भी खा सकते हैं गर्मियों में, ठंड में पिंड खजूर, और गर्मियों में छुआरा भी खा सकते हैं। तो ये चीजें आप अगर खाएंगे नाश्ते में, और 10 से 12 के बीच में फर्स्ट मील, और 6 से 8 के बीच में, या 5 से 7 के बीच में, सनराइज के हिसाब से वेरिएशन है ये, अगर सेकेंड मील लेते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। ये एक एसिडिटी ठीक रखने का दूसरा उपाय है। अब सुबह चाय के साथ बिस्किट लेने की जिनकी आदत होती है, उनको तो वो भारी खतरनाक होता है। इसलिए मैं आपको अपथ्य भी बता रही हूँ, जो एसिडिटी के पेशेंट को बहुत केयरफुली फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो काम। तो एसिडिटी के पेशेंट को चाय या कॉफी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और सुबह सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए पका हुआ, है ना। इसीलिए हर किसी के लिए ब्रेकफास्ट में जूसेस लेना, और ये जो मैंने अंजीर, मुनक्का, बादाम ये सब बताया, ये सब लेना बहुत फायदे का होता है। तो वो बात हमेशा हर कोई ध्यान रखे। फिर मिर्च या बहुत खट्टी चीजें, या दही, दही के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं। ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। मिर्च तो सबको समझता है, लेकिन दही सूदिंग लगता है लोगों को, पर दही पित्त बढ़ाता है, इसलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम और एग्रीवेट होती है। उस समय आप जब दही खाएंगे तब तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी एसिडिटी की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसीलिए एसिडिटी वालों को दही नहीं लेना चाहिए। छाछ रूह अफ़ज़ा डाल के ले सकते हैं। छाछ और दही में बहुत अंतर है। छाछ भी दुबले लोगों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मोटे लोग रूह अफ़ज़ा डाल के छाछ ले सकते हैं एसिडिटी ठीक करने के लिए। इसी तरह बहुत थोड़ा सा इसबगोल डाल के भी आप छाछ ले सकते हैं, वो भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ मैंने एसिडिटी के उपाय बताए हैं आपको। इसके अलावा भी अगर वेबसाइट पे भी शायद आपको पित्तनाशक चीजें जो मिलेंगी, वहां उसमें बहुत से पित्तवर्धक, पित्तनाशक, कफवर्धक, कफनाशक, वातवर्धक, वातनाशक, ऐसी चीजों की लिस्ट है। तो जो पित्तनाशक चीजें वो लेना है, और पित्तवर्धक नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसिडिटी वालों को। और आवर्तन ध्यान से भी एसिडिटी कम होती है। और रात, नीचे लेता हूँ तो हाँ हाँ, क्या है कि चक्कर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आते हैं। जब ऐसे वाले चक्कर होते हैं ना, वो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होते हैं। तो उसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप, ये ठुड्डी है आपकी, और ये आपका चेस्ट है। ठुड्डी और चेस्ट के बीच का गैप ज्यादा रखना चाहिए। इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिए, कोई भी काम करते समय ये गैप आपका ज्यादा रहना चाहिए। तो आप कोई भी अननोइंगली आप काम करते करते ऐसे झुक गए, आपकी ठुड्डी आपके चेस्ट के पास आ गई, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना हमेशा रहेगी। अगर हो गया है तो आप गर्दन के नीचे वो ऐसे लंबा टॉवेल फोल्ड करके रख के लेटिए, तो आपको आपकी ठुड्डी और चेस्ट की बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सिर के नीचे कुछ नहीं रहेगा, गर्दन के नीचे रहेगा। और इससे भी ज्यादा आपको फैलाना है तो आप गर्दन से लेके जहां स्पाइनल कॉर्ड का जो जगह होती है, मतलब जहां गर्दन शुरू होती है, वहां से लेके आधी पीठ तक, इस लंबाई में आप खड़ा टॉवेल फोल्ड करके रखिए। तो उससे आपका ये वाला हिस्सा और फैलेगा। जितना ये वाला हिस्सा फैलेगा और जितने आपके कंधे पीछे की तरफ झुकेंगे, उतनी आपकी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत जल्दी ठीक होगी। ठीक, तो यदि हो गया विषय तो मैं हम अपन खत्म करें।